आज हम सीखेंगे ITR 1 कैसे फाइल करें। लेट्स बिगिन। फाइलिंग ऑफ ITR 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। आज हम जिस ITR 1 की बात करेंगे वो है फाइनेंशियल ईयर 1920 को ITR को कैसे फाइल करें। अभी तक इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कोई भी ITR नहीं आया है, तो हम इसके लिए फाइनेंशियल 18-19 का जो ITR है वो फाइल कैसे करेंगे हम ये सीखेंगे। जिस हिसाब से 18-19 का ITR रिटर्न रहेगा सेम उसी तरीके से आपको 1920 का ITR रिटर्न फाइल करना है। आज के इस सेशन का जो एजेंडा है वो इस प्रकार से है कि ये ITR 1 जो रिटर्न है किसको फाइल करना जरूरी है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITR 1 क्या है, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ITR किस तरीके से प्रोसीजर है ITR को फाइल करने का वो हम सीखेंगे, टैक्स स्लैब क्या है और ऑनलाइन सबमिशन कैसे करना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इनकम टैक्स का रिटर्न किसको फाइल करना कंपलसरी है। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अलाउिंग एनी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, इसका मतलब है यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिना किसी डिडक्शंस के यदि वो 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, 3 लाख से ज़्यादा होती है और 5 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको ITR 1 फाइल करना है। 2.5 लाख की लिमिट है उनके लिए जिनकी एज 60 ईयर से कम है, 3 लाख की लिमिट उनके लिए है जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है और 80 ईयर से कम है, 5 लाख की लिमिट उनके लिए है जिनकी एज 80 ईयर्स एंड अबोव है। यदि आप इनकम टैक्स से रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ITR 1 फाइल करना कंपलसरी है। यदि आप किसी तरह का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको ITR रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ITR 1 ये इंडिविजुअल्स के लिए है। इसके लिए आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो इनकम है आपकी वो सैलरी से आना चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक घर से होने वाली इनकम को आप इसमें ऐड कर सकते हो और अदर सोर्सेज से इनकम जो आपकी है वो इंटरेस्ट के रूप की जो इनकम है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एग्रीकल्चरल इनकम इसमें आप ऐड कर सकते हो और कंडीशन ये है कि आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और आपके पास किसी भी तरह के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ITR रिटर्न क्या है? 31st जुलाई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ITR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की 31st जुलाई है। ये डेट अभी तक एक्सटेंड नहीं की है। यदि ये डेट एक्सटेंड होती है तो आप इस एक्सटेंडेड डेट के साथ में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप इस एक्सटेंडेड डेट के बिहाइंड यदि फाइल करते हैं तो आपको इसके ऊपर लेट फीस फाइन के रूप में लगेगा। तो लेट फीस से बचने के लिए आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करना है और एक्सटेंडेड यदि कोई डेट है तो उससे पहले आपको फाइल करना है। अब हमें जानेंगे कि प्रोसीजर क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स efiling.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ से IT रिटर्न प्रिपरेशन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ये सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड करेंगे हम ये आगे की स्लाइड्स में जानेंगे कि आपको ITR रिटर्न सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एक्सेल बेस्ड इसकी ऑफलाइन यूटिलिटी है जिसे हम फिल करना आगे सीखेंगे किस तरीके से आपको ITR 1 एक्सेल के अंदर फिल करना है ऑफलाइन। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको इनकम टैक्स की रेट्स बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स का स्लैब क्या है। यदि आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है तो आपको 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% टैक्स है,
5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स है, और 10 लाख के अबो है तो 30% टैक्स है। यदि आपकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है और 80 ईयर से कम है तो 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो 20% टैक्स है, और 10 लाख से ज़्यादा यदि आपकी इनकम है तो 30% टैक्स है। ऐसे यदि आपकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है, और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। इन सब के ऊपर एप्लीकेबल सरचार्ज जो रहेगा वो रहेगा, प्लस 4% एजुकेशन सेस रहेगा। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आपकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख रुपए है तो आपको सेक्शन 87A में 12,500 का टैक्स का रिलीफ मिलेगा। लेकिन 5 लाख से जैसे ही आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो ये 12,500 का रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। अभी हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ITR फाइलिंग का क्या तरीका है, किस तरीके से हम अपना ITR को फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेकलिस्ट बताना चाहूँगा कि आप ITR रिटर्न यदि फाइल करने बैठते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना रहेगा जिससे कि आपका ITR फाइल करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले है फॉर्म 16। ये आपको आपका एम्प्लॉयर देगा, और आपका एम्प्लॉयर आपको तभी देगा जब आपकी इनकम में से या आपकी सैलरी में से उन्होंने TDS डिडक्ट किया है। दूसरा है आपका 26AS। 26AS में जितना भी TDS आपका डिडक्ट होता है उसकी पूरी डिटेल रहती है, ये आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक से जो भी इंटरेस्ट अर्निंग हुई है उसको चेक करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट लगेगी। यदि आपने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल किया तो उसकी कॉपी भी लेके बैठिएगा, हो सकता है उससे भी आपको कोई हेल्प हो जाए। अदर इनकम, यदि आपकी कोई इनकम है इंटरेस्ट की अदर देन बैंक स्टेटमेंट के, तो वो इनकम भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है, ऑपरेटिव बैंक अकाउंट है, उसकी आपको डिटेल्स है। उस डिटेल में आपको IFSC कोड चाहिएगा, आपका अकाउंट नंबर चाहिएगा जो आपको रेडी रखना है, ताकि जब ITR 1 आप फाइल करें तो उस समय वो रिक्वायर्ड डिटेल आप फिल कर सकें। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं दिए हैं, आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं दिए हैं क्योंकि हो सकता है आपने वो इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के नियर किया हो, या आपकी कट ऑफ डेट आपने एम्प्लॉयर ने जो रखी है वो निकल गई हो। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्वेस्टमेंट आपने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से किया है, तो आप उसके डिडक्शंस ITR 1 फाइल करते वक्त ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आपने अभी तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके जरूर करें। अभी हमें जानेंगे कि ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कैसे करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में आप देखेंगे राइट हैंड साइड के अंदर आपको वहाँ पे IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो आएगा वो विंडो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करना है। जो लेटेस्ट जिस असेसमेंट ईयर का आपको फॉर्म फिल करना है वो असेसमेंट ईयर आप यहाँ से डाउनलोड ड्रॉप डाउन बॉक्स से ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे आप ये असेसमेंट ईयर ऑप्शन चूज करते हैं, उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले कॉलम में ITR 1 जहाँ लिखा है उसको आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। ये जो आप डाउनलोड करेंगे आपकी फाइल जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। आपको इसको अनजिप करना है राइट क्लिक करके, वहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट ईयर का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये जो फाइल आपकी रहेगी एक फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके अंदर आपका एक एक्सेल का फाइल आएगा। तो उस एक्सेल की फाइल को हम आगे देखेंगे कि हमें किस तरीके से इस एक्सेल फाइल का यूज़ करना है। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक फॉर्म 16 का डेमो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि फॉर्म 16 के बेसिस पे ही हम हमारा IT का रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक फॉर्म 16 का डेमो ओपन कर रहा हूँ। ये एक डेमो सेशन है, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स या जो भी तरह के डिडक्शंस
या इनकम इसके अंदर ऐड कर सकूँ वो मैंने ऐड की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी कंपनी का नाम लिखा रहेगा, कंपनी का एड्रेस लिखा रहेगा, कंपनी का पैन नंबर लिखा रहेगा, कंपनी का टेन नंबर लिखा रहेगा। आपको कंपनी का टेन नंबर जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे उस समय आपको अपनी कंपनी का टेन नंबर, नेम वहाँ पे लिखना है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, आपका पैन नंबर लिखा रहेगा, असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा और किस पीरियड से लेके कौन से पीरियड तक का ये फॉर्म है वो लिखा रहेगा। इसके नीचे आपके एम्प्लॉय ने जो आपका TDS डिडक्ट किया है क्वार्टर 1, 2, 3, 4, इनमें आपकी डिटेल रहेगी। आपके एम्प्लॉय ने कितना आपका TDS डिडक्ट किया है वो TDS आपकी यहाँ पे डिटेल रहेगी, जो टोटल TDS आपके एम्प्लॉय ने आपका काटा है। इसके नीचे जो पार्ट बी है इसमें आपकी पूरी सैलरी की डिटेल्स रहेगी कि आपकी सैलरी कितनी थी, आपके एम्प्लॉय को आपने इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स डिडक्शंस आपके फॉर्म 16 में दिए हैं, उसकी पूरी डिटेल रहेगी। यहाँ आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में हमने इनकम लिखा है, सैलरी की इनकम यहाँ पे लिखी गई है 9,50,000 रुपये के एज एग्जाम्पल। फिर हम नीचे आते हैं तो अंडर सेक्शन 10 में एग्जाम्शंस लिखी है, हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जाम्शन यहाँ पे लिखा है अंडर सेक्शन 10 13A के अंदर 30,000 रुपीज़ लिखा है। फिर हम नीचे अपने फॉर्म 16 को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे 40,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शंस लिया है हमने। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, इसलिए यहाँ पे 40,000 लिया है, लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ रहेगा, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ लिख के आएगा आपके फॉर्म पे। फिर नीचे प्रोफेशन टैक्स, जो आपने प्रोफेशन टैक्स पेड किया है उसकी डिटेल आपके यहाँ पे आई है। टोटल डिडक्शंस कितने हुए हैं, इसके बाद जो आपकी इनकम है 8,77,500, 8,77,500, ये आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये आपकी सैलरी से होने वाली इनकम की डिटेल है। इसके नीचे हम आते हैं और यहाँ पर आप अपने होम लोन, यदि आपने होम लोन लेके रखा है और उसका आप रीपेमेंट करते हैं, उस रीपेमेंट में इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है आपने उसका डॉक्यूमेंट यदि अपने HR टीम को, अपने एम्प्लॉयर को दिया है, तो एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने जो इंटरेस्ट पेड किया है उसकी डिटेल ये आपके फॉर्म 16 में लिखेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड जो आप करते हो वो नेगेटिव में आपके फॉर्म 16 में लिखी रहती है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी में से, टोटल टैक्सेबल सैलरी में से लेस होगा, बाकी जो सैलरी बचेगी उस पर ही आपका टैक्स लगेगा। इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर 80C सेक्शंस के अंदर 1,50,000 रुपये आप देख रहे हैं सब। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम साइड 1,50,000 पूरा इन्वेस्टमेंट लिया है। 80D मेडिक्लेम के अंदर मैंने 50,000 रुपये लिया है, सेल्फ एंड पेरेंट्स का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने 2 लाख रुपये किए हैं। ये 2 लाख रुपये लेस होने के बाद हमारी जो टैक्सेबल इनकम बचती है वो है 5,97,500। इस पे एप्लीकेबल रेट से टैक्स कैलकुलेशन की है और ये जो टैक्स कैलकुलेशन किया है इसकी अमाउंट है 33,280 रुपीज़। तो इस तरह से आपके फॉर्म 16 में आपकी पूरी डिटेल्स, आपने कितना अर्न किया है उसकी पूरी डिटेल्स आपके फॉर्म 16 के अंदर रहती है। अभी हम आगे देखेंगे ITR 1 कैसे फाइल करना है। ITR 1 पे जाएँ, आपने जो फोल्डर में ITR को डाउनलोड किया है, जो एक्सेल फाइल है, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस फाइल को क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ओपन होगी। वो जब फाइल ओपन होगी तो उस समय कुछ इंस्ट्रक्शंस आप सामने आएंगे। जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिले उस इंस्ट्रक्शन का आपको फॉलो करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करेंगे तभी हमारा जो रिटर्न रहेगा प्रॉपरली फाइल होगा, अदरवाइज उसके अंदर कोई एरर आ सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करते हुए आपको अपने ITR 1 को फाइल करना है। आपको कंट्रोल कॉपी पेस्ट किसी भी तरह का यूज़ नहीं करना है। ये फॉर्म हम जो यूज़ कर रहे हैं असेसमेंट या 1920 का यूज़ कर रहे हैं। आप जो यूज़ करेंगे फॉर्म वो आपके एप्लीकेबल असेसमेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारा नाम लिखना है, जो हमारा नाम है वो हमें लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर लिखेंगे। जो आपका पैन नंबर है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करेंगे ताकि आप
अपने रिटर्न को बिना किसी प्रॉब्लम के प्रॉपरली फाइल कर पाओ। तो आप अपने आधार कार्ड को सबसे पहले अपने पैन नंबर से लिंक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे जहाँ पर भी रेड कॉलम है वहाँ पे आपको मैंडेटरी फील्ड्स है, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड जहाँ लिखा है वो डेटा फिल कर रहा हूँ। आप अपनी पूरी डिटेल्स को फिल कीजिएगा, जो आपका एड्रेस हो, जो जहाँ लोकेलिटी आपकी हो, उस लोकेलिटी के हिसाब से आप अपना पूरा एड्रेस प्रॉपरली फिल करेंगे, क्योंकि इस एड्रेस पे ही आपकी कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होगी, जो आपने डिटेल्स यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे। तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड हो या कोई भी तरह का कम्युनिकेशन यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके साथ करना चाहता है तो आपको इसी एड्रेस पे वो करेगा। यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर लिखना है, आपके जो पिन कोड नंबर है वो लिखना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर, और यदि कुछ दूसरा आपका है और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अदर्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे पूरा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है। फिर फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पे आप यदि बिफोर डेट फाइल कर रहे हैं और बिना किसी नोटिस इनकम टैक्स का फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स से जो सिलेक्ट करना है वो करना है अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट के बाद सिलेक्ट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बिलेटेड ऑप्शन फाइल करना है, और यदि आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करना है। अभी हम ये ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, किसी भी तरह की देरी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न फाइल करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करके। नीचे रिवाइज का जो ऑप्शन है, यदि आप रिवाइज रिटर्न करते हो तो रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको फिल करना है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी डिटेल आपको फिल नहीं करना है और इसको ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे कि हमने देखा फॉर्म 16 में हमारी जो इनकम लिखी हुई थी सैलरी के अंदर वो 9,50,000 रुपये लिखी हुई थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर मैं आता हूँ अंडर सेक्शन 10 की इनकम के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडर सेक्शन 10 की इनकम जो लिख रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। तो हमने देखा था कि हमने हाउस रेंट अलाउंसेस मिला था, तो हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A यहाँ पे आपको लिखना है। वो जो अमाउंट है 30,000 आपको यहाँ पे लिखना है। थोड़ा नीचे हम आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट 40,000 आया है, क्योंकि ये रिटर्न जो हम फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 1920 के लिए फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40,000 आया है। आप जब फाइनेंशियल ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए फाइल करोगे तो यहाँ पे 50,000 रुपये बाई डिफ़ॉल्ट आएगा। फिर आपको क्या करना है, जो प्रोफेशन टैक्स आपने पेड किया है, आपके जो फॉर्म 16 में लिखा है उसके हिसाब से आपको फॉर्म 16 के हिसाब से प्रोफेशन टैक्स लिखना है। प्रोफेशन टैक्स लिखने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी अमाउंट जो यहाँ पे आई है 8,77,500, ये वही अमाउंट है जो हमने फॉर्म 16 में देखी थी हमारे इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर। नेक्स्ट हम जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। हमने जो बैंक से लोन लिया था उस लोन पे जो हमने इंटरेस्ट पेड किया है उस इंटरेस्ट की अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी है। ये लिखने से पहले आपको ये देखना है कि क्या वो घर जो आपने रेंट पे लिया है, जो घर आपने लोन पे लिया है, उस लोन पे घर पे जो लिया है आपने क्या रेंट पे दिया है उसको या खुद रह रहे हो। यदि खुद रह रहे हो तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है, रेंट पे दिया है तो लेट आउट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है, और आपकी जो रेंट की इनकम है वो आपको यहाँ पे शो करना है। आपने जो इंटरेस्ट पेड किया है वो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद लेगा। 80,000 रुपीज़ आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपकी मैंने जैसे बताया बैंक स्टेटमेंट आप लेंगे, बैंक स्टेटमेंट से जो आपको इनकम आई है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो इनकम की टोटल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यदि आपने कोई FDR वगैरह भी करवा रखी है और FDR से इंटरेस्ट आता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स के अंदर क्लिक करेंगे, और जो भी इंटरेस्ट आपको FDR से है वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम इसके नीचे थोड़ा आते हैं, यहाँ पे आप डिडक्शंस लिखेंगे। जो आपने 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो आप 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम नीचे आते हैं मेडिक्लेम, जो आपने मेडिक्लेम लिया है फैमिली के लिए उसकी आप अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। मेडिक्लेम जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शंस में आपने मेडिक्लेम के लिए इन्वेस्ट किया है। सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स, जो कि सेल्फ के लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए 25,000, तो दोनों का मिला के 50,000 रुपये होता है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया सेल्फ एंड फैमिली, तो यहाँ पे 50,000 लिखा, और यहाँ पे भी आपका 50,000 बाई डिफ़ॉल्ट आया है कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी यहाँ आ गई है। ऊपर जो हमने लिखा था इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट पे आपको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना है। आपने जो ऊपर इनकम लिखी थी 5,000 रुपये की, वो आपको यहाँ पे अंडर सेक्शन 80(a) के अंदर आपको 5,000 रुपये वापस
लिखना है। जो आपने जितनी ऊपर लिखी है नीचे उतना अमाउंट लिखना है, लेकिन मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिडक्शंस है यहाँ पे मैं 5,000 रुपये अकाउंट हो गया क्योंकि आपने ऊपर इनकम अकाउंट की है। ये पहली सीट पे जो आपको रिक्वायर्ड डिटेल फिल करना था, इसकी पूरी डिटेल्स हम लोगों ने फिल कर दी है। तो हम सबसे पहले ऊपर जाके इस फॉर्म को वैलिडेट करके देखेंगे कि क्या ये फॉर्म हमारा वैलिडेट है। ओके, ये सीट हमारी वैलिडेट है। अभी नेक्स्ट सीट में हमें जाना है। तो नेक्स्ट सीट के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी कंपनी का आपको 10 नंबर लिखना है। आप अपनी कंपनी का 10 नंबर यहाँ लिखेंगे। कंपनी का नाम जो है आपका, वो नाम आप यहाँ लिखेंगे। आपकी किस अमाउंट पे टीडीएस काटा है वो अमाउंट लिखेंगे। जितना टीडीएस काटा है वो यहाँ पे लिखेंगे। यदि आपके एफडीआर पे टीडीएस कटा है तो आप उसकी डिटेल नीचे लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्म 16A में लिखेंगे। आपके बैंक वाले आपको फॉर्म 16 देंगे। यदि आपके बैंक वाले आपको फॉर्म 16A नहीं देते हैं, आप बैंक वाले से मांगिए और उसकी डिटेल आपको फॉर्म 26AS जो आपने डाउनलोड किया इनकम टैक्स की वेबसाइट से, वहाँ से भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस बैंक ने आपका टीडीएस काटा है उसके 10 नंबर आप यहाँ लिखेंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में उसका नाम लिखेंगे, तीसरी कॉलम में टोटल रिसिप्ट लिखेंगे, चौथे कॉलम में किस साल का है वो लिखेंगे, पाँचवें कॉलम में कितना अमाउंट टीडीएस काटा है वो लिखेंगे और छठे अमाउंट में वो अमाउंट लिखेंगे आप जो आप टीडीएस का इस साल क्लेम करना चाहते हैं। यदि आपका इस साल कोई टैक्स नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि ये टीडीएस के अमाउंट में अगले साल यूज़ करूं, तो आप अगले साल भी यूज़ कर सकते हो। यदि आप इस साल यूज़ करोगे तो इसके ऊपर जो भी रिफंड रहेगा वो आपका रिफंड आपका आ जाएगा। तो इसको भी हम वैलिडेट करके देख लेते हैं। सीट वैलिडेट होगी। ओके, दिस सीट इज़ ऑल्सो वैलिडेट। अब हम तीसरे सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरी सीट है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। जैसा ही मैंने आपको बताया था कि आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स लिखनी है, तो यहाँ पे आपका एक कॉलम है IFSC कोड। यहाँ पे आपको आपकी बैंक का IFSC कोड लिखना है। जैसे आप बैंक की IFSC कोड लिखते हो और टैप करते हो तो बैंक का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तीसरे कॉलम में आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जो आपके बैंक अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे जितनी भी आपकी बैंक अकाउंट है सब बैंक अकाउंट आपको लिखना है। यदि कॉलम कम पड़ रहे हैं, आपको रो कम पड़ रही है, तो आप यहाँ से एड रो पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी भी बैंक लिखेंगे उसमें से एक बैंक को आपको रिफंड के लिए सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, इसलिए आपको कोई भी एक बैंक को सिलेक्ट करना है। आपको आप यहाँ पे देखेंगे वेरिफिकेशन सीट है। वेरिफिकेशन सीट में आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, फादर नेम आपको लिखना है। और जैसे आप टैप करते हो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट सेल्फ करना है। आपको हमेशा यहाँ पे सेल्फ ही सिलेक्ट करना है। प्लेस, आप जिस प्लेस पे हैं उस प्लेस का नाम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न फिल करने के लिए। तो आपने जो मैंडेटरी फील्ड्स है यहाँ पे सब फिल कर दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसी को वैलिडेट करके देखते हैं। ये सीट भी हमारी वैलिडेट हो गई है। अब नेक्स्ट काम जो हमारा है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि हमने हमारे रिक्वायर्ड डेटा फिल कर दिया, इनकम फिल कर दी है, अब हमें हमारे टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो आप इस कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करते हैं, सिस्टम अपने हिसाब से पूरी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करता है। तो हम देखेंगे सबसे नीचे इसके अंदर इसने टैक्स की कैलकुलेशन की है। और आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फीस अंडर सेक्शन 234F के अंदर 10,000 रुपीज़ की फ़ीस लगी है। ये फ़ीस इसलिए लगी है क्योंकि अभी हम जो फाइलिंग देख रहे हैं, सीख रहे हैं डेमो, वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है और हम फाइल कर रहे हैं अभी मई 2020 के अंदर। तो मई 20 के अंदर हम जो फाइल कर रहे हैं वो हम डिले फाइल कर रहे हैं, और डिले फाइल करने से जो पेनल्टी है वो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ लगी है। ऊपर आप देख रहे हैं 27 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा है। ये हमारा इंटरेस्ट डिले फाइलिंग का इंटरेस्ट लगा है, जो कि सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी टीडीएस की कैलकुलेशन, टैक्स की कैलकुलेशन पूरी यहाँ पे हो गई है। टीडीएस की कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी करके इस सीट पे लिख के रखा है। तीसरी सीट के अंदर हम आते हैं जहाँ पे टैक्स एंड वेरिफिकेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 10,340 रुपये पे करना आ रहा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ये आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ से आपको चालान 280 डाउनलोड करना है। 280 चालान पे आपको डिटेल फिल करना है। मैं आपको बताता हूँ चालान 280 पे आपको डिटेल कैसे फिल करना है। ये जब तक इंटरनेट पे ओपन होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स हमारा हो चुका है। अब हमें जो करना है, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। इस वेबसाइट पे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको चालान 280 फिल करना है। आपकी जो टैक्स पेमेंट है, आपकी बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स पेमेंट वहीं से क्लिक करने पे हो जाएगी। तो आपको ये साइट पे लेके आएगा। यहाँ पे आपका चालान नंबर है 280, इसको आप प्रोसीड करेंगे। ये आपको पूरा फिल करना है फॉर्म, आपका जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसके हिसाब से।
आपकी इनकम टैक्स की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। टैक्स एप्लीकेबल में आपको सर्च यहाँ पे इनकम टैक्स सर्च सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करना है। फिर आपको और नीचे आएंगे आप यहाँ पे आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे अपने यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर लिखेंगे, असेसमेंट ईयर लिखेंगे, अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी लिखते हुए कैपेचा कोड इंसर्ट करके प्रोसीड करेंगे। तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे जिस पे लेके जाएगा वहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स रहेगी। आपको वहाँ पे डिटेल फिल करना है, कितना टैक्स आपको पेड करना है वो आपको वहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स का चालान पेड कर सकते हैं। चालान पेड करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक करना है। आप जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर रीडेबल एचटीएमएल फॉर्मेट के अंदर ये आपकी फ़ाइल को सेव करेगा ताकि ये फ़ाइल आपकी रेडी हो सके, आप इसको ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए रेडी है। अभी आपको ये सेव करना है एक्सएमएल फाइल। ये आपका लोकेशन सेव का वही रहेगा जहाँ पे आपने अपने ITR को एक्सट्रैक्ट करके रखा है, वहाँ पे यह फाइल आपकी जनरेट होके सेव हो चुकी है। ये फाइल आपकी जो जनरेट होके रखी है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। ये आपकी इस तरीके से जनरेट फाइल होके रहेगी। ये आपको फाइल को ध्यान रखना है कहाँ पे लोकेशन पे आपने सेव की है। अब हम आगे सीखते हैं हाउ टू सबमिट ऑनलाइन। ये भी हमने जो काम किया है ये हमने 70 to 80% काम कंप्लीट कर लिया है हमारा। अब हम इसको ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है ये सीखेंगे। इसके लिए आपको अगेन आपको वेबसाइट पर जाना है incometaxindia.e-filing.gov.in पे। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड योरसेल्फ। यदि आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है और कुछ आपको जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर देना है, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप लॉगिन ईयर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उस पेज पे आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स इनपुट करना है ताकि आप अपने डैशबोर्ड पे जा सको। यूज़र आईडी लिखना है। यहाँ पे यूज़र आईडी हमेशा पेन नंबर आपका यूज़र आईडी रहेगा। पासवर्ड वो पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सेव करके रखा था। कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी वो स्क्रीन रहेगी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आपको यहाँ पे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे करना है। आप इस स्क्रीन पे आने के बाद फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो एक स्क्रीन ओपन होगी वो इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पे आपने जिस पैन नंबर से लॉगिन किया उसका पैन नंबर सबसे ऊपर आपके लिखा रहेगा। फिर इस नीचे असेसमेंट ईयर, आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपको वापस बताना चाहूँगा असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे रहता है। जिस फाइनेंशियल ईयर का आप रिटर्न भरना चाहते हो उससे 1 साल आगे आपका असेसमेंट ईयर चलता है। तो प्रॉपरली आप असेसमेंट ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस असेसमेंट ईयर का आपका रिटर्न है। फिर आपको ITR आपका जो फाइल करना है ITR 1 सेलेक्ट करना है। फाइलिंग टाइप आप ओरिजिनल और रिवाइज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबमिशन मोड में आप अपलोड XML पे क्लिक करेंगे। अपलोड XML पे क्लिक करने के बाद में आपके नीचे यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके वो फाइल जो आपने सेव की है XML फॉर्मेट की उसको क्लिक करके उस फाइल को आपको यहाँ लेके आना है। जब इस फाइल को आप यहाँ लेके आएंगे उसके बाद आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे नीचे कि आपको आधार OTP से रिटर्न फाइल करना है या EVC के थ्रू करना है या कोई दूसरे ऑप्शन से करना है या ऑफलाइन फाइल करना है। यदि आपने अपने आधार नंबर को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पैन नंबर के साथ में कनेक्ट कर दिया है यदि आपने, तो उसके लिए आप इजीली यहाँ पे आधार कार्ड OTP से फाइल कर सकते हैं। तो आप आधार OTP पे फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप आधार OTP फाइल पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP को आपको आने वाली स्क्रीन पे OTP या EVC जिस थ्रू आप फाइल कर रहे हैं वो आपके पास आएगा। उसके थ्रू यहाँ पे आपको वो कोड इंसर्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका रिटर्न फाइल हो गया है। आपको इसका एक्नॉलेजमेंट आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा।
कि किस तरीके से आपने रिटर्न फाइल किया है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। सक्सेसफुल है इसका मतलब है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है प्रॉपरली आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है आपके रिटर्न के अंदर। आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे एक हाइपर लिंक दिया रहेगा, उस हाइपर लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड होगा। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड होने के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आपका पासवर्ड रहेगा वो पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसको इंसर्ट करेंगे आप, आपका ITRV एक्नॉलेजमेंट ओपन हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आके रहेंगे, ये आपको संभाल के रखना है, ये आपके लिए प्रूफ है कि आपने अपना ITR रिटर्न फाइल कर दिया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आप आधार OTP या ऑनलाइन सबमिशन करते हो चाहे EVC से करते हो, तो आपके ITRV एक्नॉलेजमेंट पे नीचे रेड अक्षरों में एक चीज़ लिखी रहेगी, वो ये लिखा रहेगा कि दिस रिटर्न इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एट ए बेंगलोर। ये रिटर्न आपको बेंगलोर भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है ऑनलाइन। यदि आप किसी रीजन से ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाते और आपने ऑफलाइन ऑप्शन यूज़ किया है तो आपको ये जो डाउनलोड किया है आपने इसका प्रिंट निकाल के जहाँ पे जगह दी गई है लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा ऊपर, आपको नीचे से थोड़ा ऊपर आपको एक जगह दी है साइन करने के लिए, वहाँ पे उस कॉलम में आपको साइन करके इस फॉर्म को आपको बेंगलोर सेंड करना है। 120 दिन के अंदर अंदर आपको बेंगलोर सेंड करना है ताकि आपका रिटर्न जो आपने फाइल किया है वो वैलिड रहे। अदरवाइज आपका जो रिटर्न आपने फाइल किया है यदि आपको बेंगलोर नहीं पहुंचता है तो आपने जो फाइल किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको वापस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और जब वापस फाइल करोगे तो हो सकता है वो बी लेटर रिटर्न हो जाए और आपको इसके लिए पेनल्टी वगैरह फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको अभी समराइज़ करना चाहूँगा कि हमने आज क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि ये फाइलिंग ऑफ ITR रिटर्न किसके लिए एप्लीकेबल है, टैक्स की रेट्स जानी हमने, डिडक्शंस के बारे में जाना कि डिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, एग्जम्पशंस हमारे फॉर्म 16 में कहाँ रहता है, रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसके लिए मैंने आपको चेकलिस्ट बताई कि चेकलिस्ट के अंदर हमने लिख के रखा था क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपको फाइलिंग रिटर्न करने से पहले, वो हमें पता है। हाउ टू फाइल रिटर्न, किस तरीके से हमें रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने के लिए हमें इनकम टैक्स e-filing.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना है। जो ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे वो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना सीखा, फोल्डर में सेव कहाँ करना है और किस तरीके से ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करते हुए हमें हमारा ITR रिटर्न को फाइल करना है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, जनरेट XML फाइल, एंड लास्ट में हमने सीखा कि अपलोडिंग ऑफ XML फाइल जो जनरेट की है उसको किस तरीके से फाइल करना है, और रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट किस तरीके से रिसीव्ड होगा, एक्नॉलेजमेंट क्या रहेगा, क्या हमें बेंगलोर भेजना है या नहीं भेजना है, इसके बारे में हमने जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे